हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के साहित्यकार एवं उनकी कृतियां डिस्कस करेंगे, यानी उनके द्वारा रचित रचनाओं को डिस्कस करेंगे। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। दोस्तों माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बना दिया हूँ मैंने आपको, वहाँ जाके आप बिल्कुल 46 लेक्चर इसके पहले कंप्लीट हो चुके हैं। ये 47 नंबर का चैप्टर है, इसके पहले 46 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा चुका हूँ और अपने चैनल में प्लेलिस्ट बना कर रख चुका हूँ। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के साहित्यकार एवं उनकी कृतियां डिस्कस करेंगे धमाकेदार तरीके से। पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, हर चीज़ जो परीक्षाओं के हिसाब से पूछे जाते हैं वो सब बताने की कोशिश करूंगा। और आपको ये लेक्चर देखने के बाद आप उसको 2-4 बार रिवीजन करना आपको बनने लगेगा। आपके पास जो भी बुक हो उससे पढ़ सकते हैं दोस्तों, कोई भी बुक, सब में तो वही लिखा है, तरीका अलग है, समझे हैं। तो इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के साहित्यकार एवं उनकी कृतियां को डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम प्रमुख साहित्यकार डिस्कस करेंगे। ये प्रमुख साहित्यकारों को भी हम सबसे पहले प्राचीन कालीन साहित्यकार जो प्राचीन काल में हुए उनको डिस्कस करेंगे। फिर प्राचीन काल के बाद मध्यकाल आया और मध्यकाल में कौन से साहित्यकार हुए तो मध्यकालीन साहित्यकार को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आधुनिक काल आया तो आधुनिक काल में जो साहित्यकार हुए आधुनिक कालीन साहित्यकार उनको डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा लोक साहित्यकार भी हुए हैं, है ना, कुछ क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में लोक साहित्यकार भी हुए हैं तो उनको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जब इतना डिस्कस करके हो जाएगा हम तो साहित्यिक कला से जुड़ी हुई संस्थाओं को डिस्कस करेंगे। जो साहित्यिक कला से जुड़ी हुई संस्थाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित है और उनका क्या काम है, इन सबको देख लेंगे दोस्तों। साहित्यिक सृजन पीठों को भी डिस्कस करेंगे, कहाँ कौन सी सृजन पीठ स्थापित की गई है, सृजन पीठ क्यों स्थापित की जाती, क्या जाती, सब आगे बताने वाला हूँ, लगे रहें वीडियो में। साहित्यकार से संबंधित समारोह का आयोजन भी होता है, साहित्यकारों से संबंधित, उनको भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा बातें ना करते हुए। दोस्तों प्रमुख साहित्यकार में हम सबसे पहले प्राचीन कालीन साहित्यकार को डिस्कस करेंगे। प्राचीन कालीन साहित्यकार में कालिदास का नाम आता है दोस्तों, भर्तृहरि का नाम आता है, बाण भट्ट का नाम आता है और भवभूति का नाम आता है और राजशेखर का नाम आता है। दोस्तों ये प्राचीन कालीन साहित्यकार है। मध्यकालीन साहित्यकार में केशव का नाम आता है, पद्माकर, भूषण और राजा भोज, ये मध्यकालीन साहित्यकार है दोस्तों। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है यहां से, इनमें से कौन प्राचीन कालीन साहित्यकार नहीं है, और ऑप्शन इधर का एक आध दे सकता है दोस्तों। या ऐसा पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा आधुनिक साहित्यकार नहीं है, आधुनिक साहित्यकार नहीं है, और इधर का ऑप्शन दे सकता है। इसलिए अपने को जानकारी के लिए कम से कम पता तो होना कि प्राचीन काल के कौन से कालिदास है, भर्तृहरि है, बाण भट्ट है, भवभूति है और राजशेखर, ये प्राचीन कालीन है। मध्यकालीन के केशव है, पद्माकर है, भूषण है और राजा भोज है दोस्तों। इसके अलावा आधुनिक काल में माखनलाल चतुर्वेदी जी का नाम आता है, सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम आता है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का नाम आता है दोस्तों। उसके अलावा हरिशंकर परसाई साहब जी का नाम आता है और शरद जोशी जी का नाम आता है और गजानन माधव मुक्तिबोध का नाम आता है। ये आधुनिक साहित्यकार हैं दोस्तों। ये कौन से आधुनिक साहित्यकार है कि नहीं, आधुनिक काल के, है ना। आप इतिहास में पढ़ेंगे प्राचीन काल कब से कब तक था, मध्यकालीन काल कब से कब तक था, आधुनिक काल कब से कब तक था। इसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश में लोक साहित्य में भी डिस्कस करने वाले हैं हम। तो मध्य प्रदेश में जो लोक साहित्यकार हैं उनमें आता है जगनिक का नाम, जगनिक, सिंगाजी, घग और इसुरी, ये लोक साहित्यकार है दोस्तों। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है इनमें से कौन लोक साहित्यकार है, तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, जगनिक, सिंगाजी और घग और इसुरी, ये मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार में इनका नाम गिना जाता है। तो प्राचीन कालीन समझ में आया क्या अपने को, मध्यकालीन, आधुनिक कालीन, लोक साहित्यकार। अब हम डिस्कस करते हैं यहां से सीधे बात करेंगे अपन प्राचीन कालीन साहित्यकार की। प्राचीन कालीन साहित्यकार में सबसे पहले आता है दोस्तों कालिदास का नाम। कालिदास को जानते हैं आप, नहीं जानते तो सुनिए। कालिदास जो है संस्कृत भाषा के महान कवि और नाट्यकार थे। कौन थे कालिदास? संस्कृत भाषा के महान कवि और नाट्यकार थे कालिदास, है ना। इनका जन्म उज्जैन में हुआ था दोस्तों। कालिदास का जन्म हुआ था उज्जैन में। कालिदास से रिलेटेड कोई भी चीज पूछी जाएगी दोस्तों तो अपने को उज्जैन लगाना है। कालिदास अकादमी कहाँ पे, तो उज्जैन में है। कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ होता है, तो उज्जैन में होता है। और कालिदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो उज्जैन में है। कालिदास की समाधि भी उज्जैन में ही है। तो समझ में आ गया, संस्कृत भाषा के महान कवि और नाट्यकार थे, इनका जन्म उज्जैन में हुआ था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य दोस्तों, गुप्त वंश का एक सम्राट हुआ है जिसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त। गुप्त वंश का एक शासक हुआ है, एक राजा हुआ है जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता था। आया कुछ समझ में, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे ये कालिदास।
समझे क्या है? तो ये कालिदास कौन थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे और इनकी 7 रचनाएं इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये सातों की सातों संस्कृत में बताओ, है ना। तो इनकी 7 रचनाएं इंपॉर्टेंट है और ये सातों की सातों इनकी रचना संस्कृत में है, तो अपने को इसको ट्रिक से भी याद रखना है, और जिसकी कोई विशेषता होगी तो वो भी मैं यहीं साथों साथ बताता चलता हूँ, हाँ जी, परीक्षा में आती है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कालिदास की रचना में सबसे पहले क्या आता है? महाकाव्य, दूसरा आता है नाटक और तीसरा आता है खंड काव्य। तो महाकाव्य में रघुवंश और कुम्हार संभव, रघुवंश और कुम्हार संभव ये दोनों क्या है? ये महाकाव्य है। नाटक में आता है अभिज्ञान, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? ये नाटक है। विक्रमो वर्षियम क्या है? नाटक है। और मालविका अग्निमित्रम क्या है? ये नाटक है, याद रखना इतना अपने को। इसके बाद बात करेंगे अपन खंड काव्य की, तो ऋतु संहार और मेघदूत ये क्या है? खंड काव्य है। 7 रचनाएं इंपॉर्टेंट वाली हो गई, ये 3 हो गई बीच की, तो याद रखना है 2 महाकाव्य है, 3 नाटक है और खंड काव्य 2 है, ऋतु संहार और मेघदूत, है ना। तो ये अपने को सातों की सातों सबसे पहले याद होना। इसकी ट्रिक क्या बताया मैंने आपको, तो इसकी ट्रिक अपन ऐसे याद रख सकते हैं। विक्रम कुम्हार, देखो विक्रम कुम्हार ने ये कहा गया, विक्रम कुम्हार ने शकुंतला को, कौन सा? शकुंतला से ये वाला, विक्रम कुम्हार ने शकुंतला को अग्नि में, ये अग्नि से अग्नि में संहार किया तो रघुवीर ने मेघ बरसाए। इसको ऐसा याद रख लेना, वाला जो श्लोक मैंने बोला आपको, पूरी सातों की सातों याद हो जाएगी। विक्रम कुम्हार ने शकुंतला को, विक्रम कुम्हार ने शकुंतला को अग्नि में संहार किया तो रघुवीर ने मेघ बरसाए, रघुवीर ने मेघ बरसाए। ये लाइन को आप लिख लें और सातों की सातों रचना वहीं पे है, ये लाइन को 2-4 बार बोल के देखें, आपको याद हो जाएगा। तो समझ में आया कुछ क्या? तो ये अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना, ये महाकाव्य थी, नाटक थी और एक खंडकाव्य थी, है ना। समझ में आ गया दोस्तों। एक और क्वेश्चन आता है कालिदास से, कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, याद रखना है ना। भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है कालिदास को, इतना याद रखें। उसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दूं, अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले डिस्कस करेंगे महाकाव्य को। तो महाकाव्य क्या होता है आपको जानकारी के लिए बता दूं। महाकाव्य क्या होता है? बहुत बड़ा एवं विस्तृत काव्य ग्रंथ होता है, बहुत बड़ा एवं विस्तृत काव्य ग्रंथ होता है, जैसे कि महाभारत हो गया, है ना। महाभारत महाकवि व्यास की रचना है, तो वो एक प्रकार का क्या है? महाकाव्य है। तो महाकाव्य क्या होता है? बहुत बड़ा और विस्तृत ग्रंथ होता है। और खंड काव्य क्या होता है? मैंने यहाँ पे बात की, खंड काव्य क्या होता है? तो खंड काव्य में नायक के जीवन के व्यापक चित्रण के स्थान पर उसके किसी एक पक्ष, अंश अथवा रूप का चित्रण होता है ना। उसके रूप का चित्रण होता है दोस्तों, अंश अथवा रूप का चित्रण होता है खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर है। तो हम सबसे पहले महाकाव्य में बात करेंगे रघुवंश की। तो दोस्तों रघुवंश से क्या इंपॉर्टेंट है आपको जानकारी के लिए बता दूं। रघुवंश से क्वेश्चन आता है, तो रघुवंश से क्या इंपॉर्टेंट है? रघुवंश ये महाकाव्य है, इतना याद रखना है बस। रघुवंश से क्या इंपॉर्टेंट है? ये महाकाव्य है। इसके अंतर्गत महाराजा दिलीप से लेकर रघुवंश के अन्य राजाओं का सुंदर वर्णन किया गया है, सुंदर वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत महाराजा दिलीप से लेकर रघुवंश के अन्य राजाओं का सुंदर वर्णन किया गया है। दिलीप से लेकर कहां तक? रघुवंश के राजा तक का सुंदर वर्णन इसमें मिल जाता है। बात करेंगे अपन कुम्हार संभव। तो दोस्तों कुम्हार संभव जो है ये महाकाव्य है। इसमें शिव की कथा का वर्णन किया गया है दोस्तों, इसमें शिव की कथा का वर्णन किया गया है। शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन भी इसमें मिलता है दोस्तों, शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन भी इसमें मिलता है दोस्तों, है ना। बस इतना याद रखें दोस्तों, है ना। इसमें 17 वर्ग है दोस्तों, इसमें कितने? 17 वर्ग है, 17। ये जो रघुवंश है इसमें 17 वर्ग है। पहला सर्ग है, यानी 17 सर्ग है, जिसमें से पहला सर्ग में हिमालय पर्वत का से आरंभ होता है दोस्तों। जो 17 सर्ग है, इसमें क्या है? 17 सर्ग है। किसमें? कुम्हार संभव में 17 सर्ग है। जो पहला सर्ग है दोस्तों, इसका आरंभ कहाँ से होता है? इसका आरंभ होता है हिमालय पर्वत से आरंभ होता है दोस्तों। और 17वें नंबर का जो सर्ग है दोस्तों, उसमें ताड़का वध का वर्णन है। जो इसमें 17वें नंबर का सर्ग है, 17वें नंबर का जो सर्ग है उसमें ताड़का वध का वर्णन है दोस्तों, ताड़का वध का वर्णन है, इतना याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, कालिदास की रचना हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे महाकाव्य की। तो दोस्तों महाकाव्य क्या होता है? बहुत बड़ा या विस्तृत काव्य ग्रंथ होता है। जैसे कि महाभारत बहुत बड़ा है और
काव्य ग्रंथ है, यानी व्यास की रचना महाभारत, ये एक प्रकार का महाकाव्य है कि नहीं, बहुत बड़ा और विस्तार ग्रंथ होता है, उसे महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य तो इसमें आता है सबसे पहले रघुवंश, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है रघुवंश क्या है, तो महाकाव्य है कालिदास की रचना रघुवंश। इसमें इसके अंतर्गत महाराजा दिलीप से लेकर रघुवंश के अन्य राजाओं तक का सुंदर वर्णन किया गया है दोस्तों। इसके अंतर्गत महाराजा दिलीप से लेकर के रघुवंश के अन्य राजाओं का सुंदर वर्णन किया गया है, इतना याद रखना है, पूछा जा सकता है ना। रघुवंश, रघुवंश क्या है, महाकाव्य है। कुम्हार संभव या कुम्हार संभवम भी बोलते हैं उसको, या कुम्हार संभव, इसमें शिव की कथा का वर्णन किया गया है दोस्तों, शिव की कथा का वर्णन किया गया है कुम्हार संभवम में। कुम्हार संभवम जो है यह महाकाव्य है, इसमें शिव पार्वती विवाह का वर्णन किया गया है, इसमें शिव पार्वती विवाह का वर्णन किया गया है। और कुम्हार संभव में 17 सर्ग है दोस्तों, 17 सर्ग है। ये जो महाकाव्य है इसमें 17 सर्ग है दोस्तों। जो पहला सर्ग है दोस्तों, पहला सर्ग उसमें हिमालय पर्वत से प्रारंभ होता है, पहला सर्ग जो है वो हिमालय पर्वत से प्रारंभ होता है। और 17वें नंबर का जो सर्ग है दोस्तों, सर्ग है दोस्तों, इसमें ताड़का वध का वर्णन है, ताड़का वध का वर्णन है, ये याद रखना है। महाकाव्य समझ में आ गया, रघुवंश और कुम्हार संभवम, संभव कुम्हार संभव। अगला नाटक की बात करेंगे दोस्तों, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, कालिदास का प्रथम नाटक रचना थी मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम सबसे पहली नाटक रचना थी। इसमें मालविका और शुंग वंश के शासक अग्निमित्रम की कहानी है, इसमें मालविका और शुंग वंश के शासक अग्निमित्रम की कहानी है। इस ग्रंथ में शुंग वंश की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। शुंग वंश की जानकारी हमें किस नाटक से प्राप्त होती है कालिदास के, तो उसका नाम है मालविका अग्निमित्रम से, मालविका अग्निमित्रम से, है ना, मालविका अग्निमित्रम से प्राप्त होती है दोस्तों, याद रखना है। तो क्या डायरेक्ट समझ में आया, इसमें मालविका और शुंग वंश के शासक, है ना, दोनों का वर्णन मिलता है, इसलिए उसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। यानी मालविका से मालविका और अग्निमित्रम से है शुंग वंश का शासक जो अग्निमित्र था, उसकी कहानी, दोनों की प्रेम कथा का वर्णन है। इसमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है, मालविका अग्निमित्रम से याद रखना है। और प्रथम नाटक था ये अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम ये नाटक है दोस्तों, और यह कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक है। पहला नाटक ये था मालविका अग्निमित्रम, लेकिन ये सबसे प्रसिद्ध नाटक है, कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक है दोस्तों। इसमें क्या है, दुष्यंत कुमार और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है, इसीलिए इसका नाम क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना। इसमें दुष्यंत कुमार और शकुंतला की प्रेम कहानी का सुंदर वर्णन किया गया है, सुंदर वर्णन किया गया है, ये याद रखने की बनती है। आया समझ में क्या, इतना ही याद रखो बस। अब बात करते हैं विक्रमोवर्षियम। विक्रमोवर्षियम, इसमें मृत्युलोक के राजा पुरूरवा, मृत्युलोक का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था पुरूरवा, तथा देवलोक की अप्सरा उर्वशी की कहानी है दोस्तों। उर्वशी की कहानी है, श्रृंगार रस प्रदान है। ये कैसा है, तो ये श्रृंगार रस प्रदान नाटक है। कैसा है, श्रृंगार रस प्रदान नाटक है, इतना याद रखना है बस। समझ में आ गया ना विक्रमोवर्षियम, इसको याद रखना है जो मैंने बताया। अब बात करते हैं खंडकाव्य की। तो खंडकाव्य क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानकारी के लिए आपको पता होना, नायक के जीवन के व्यापक चित्रण, जो नायक होता है, हीरो जो होता है, नायक के जीवन के व्यापक चित्रण के स्थान पर उसके किसी एक पक्ष अथवा अंश अथवा रूप का चित्रण होता है दोस्तों। इसमें रूप का चित्रण होता है ये, लेकिन ये महाकाव्य का संक्षिप्त रूप एक सर्ग होता है, ये खंडकाव्य यानी, लेकिन महाकाव्य का संक्षिप्त रूप अथवा एक सर्ग खंडकाव्य नहीं होता, यानी खंडकाव्य नहीं होता, ये छोटा होता है, खंडित होते हैं, इसमें खंड होता है ना, इसमें खंड होता है, किसी एक पक्ष अंश अथवा रूप का चित्रण होता है इसमें, है ना, खंडकाव्य में। तो खंडकाव्य कौन से हैं, तो एक है ऋतुसंहार किसकी रचना है पूछा जाता है, तो ये खंडकाव्य है दोस्तों, याद रखना है। ये प्रथम काव्य रचना है ना, प्रथम काव्य रचना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कालिदास की प्रथम काव्य रचना कौन सी है, कालिदास की प्रथम काव्य रचना कौन सी है, प्रथम काव्य रचना कौन सी है पूछेगा तो यही है ना, याद रखना है।
समझ में आ गया। कालिदास की प्रथम काव्य रचना है। इस रचना में कालिदास ने बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा है। जो बसंत ऋतु आता है दोस्तों, उसको ऋतुराज कहा है इस रचना में। समझ में आ गया दोस्तों, क्या बताया मैंने? कालिदास ने बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा है। क्यों कहा है, क्या हुआ था? इस वसंत को ऋतुराज कहते हैं क्योंकि इस ऋतु में ना ही अधिक सर्दी पड़ती है और ना ही अधिक गर्मी पड़ती है। अंग्रेजी महीने के अनुसार ये मार्च अप्रैल में होता है, इसलिए कहते हैं। आया समझ कुछ? बात करते हैं मेघदूत की। तो मेघदूत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अमरकंटक का वर्णन किस रचना में मिलता है? किस, है ना, कालिदास की किस रचना में अमरकंटक का वर्णन मिलता है? तो मेघदूत में मिलता है। तो समझ में आ गया दोस्तों। उसके बाद क्या होता है? मेघदूत नाम की रचना है। मेघ का मतलब होता है बादल, बादल, और दूत का मतलब होता है यानी पहुंचाने वाला, है ना, संदेश पहुंचाने वाला यानी दूत। तो देखो क्या होता है इसमें यक्ष अपनी प्रेमिका को रामगिरी यानी विंध्याचल पर्वत से मेघ बादल के माध्यम से संदेश भेजता है दोस्तों। संदेश भेजने का वर्णन है। तो क्या होता है बताओगे कहानी थोड़ी सी? तो क्या होता क्या है अभी बताता हूं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे मेघदूत की। इसमें यक्ष अपनी प्रेमिका को रामगिरी पर्वत यानी विंध्याचल पर्वत से मेघ यानी बादल के माध्यम से संदेश प्रेषित करता है दोस्तों, यानी भेजता है ना। तो ये इसकी एक कहानी है दोस्तों, आपको थोड़ी सी सुना देता हूं मैं, 2 मिनट की है। क्या हुआ था? एक यक्ष की कथा है जिसमें कुबेर अलकापुरी से निष्कासित कर देता है। कुबेर जो है यक्ष को, किसको, ये यक्ष नाम का जो लिखा हुआ है यहाँ पे, यक्ष को अलकापुरी से निष्कासित कर देते हैं। निष्कासित यक्ष रामगिरी पर्वत पर निवास करते हैं दोस्तों। ये रामगिरी पर्वत पर निवास करते हैं, है ना। और वर्षा ऋतु में उसे अपनी प्रेमिका की याद सताने लगती है। याद सताते वो सोचते हैं कि हम किसी तरह से अपने अलकापुरी लौटना तो संभव होता नहीं, तो अलकापुरी लौटे और अपनी प्रेमिका से मिले। तो उनको समझ में नहीं आता क्या करे, है ना। तो वो सब जितने भी प्रयास है सब करते हैं किसके माध्यम से पहुंचाया जाए कि मैं तुमको याद कर रहा हूं, ये सब बताने के लिए। तो वहां अपनी प्रेमिका का संदेश दूत के माध्यम से भेजने का निश्चय करते हैं। अब उनको दूत मिलता ही नहीं भेजाने वाला। तो फिर बादल, आषाढ़ का महीना आता है दोस्तों, और आकाश में उमड़े मेघों यानी बादल के माध्यम से बादल को बोलते हैं वो कि मेघ हो जाओ और उनको बताओ कि मैं उनको याद कर रहा हूं करके, है ना। तो ये एक कालिदास की कल्पना के साथ मिलकर एक कृति रची गई है दोस्तों। तो इसीलिए उसका नाम रखा गया मेघदूत, यानी मेघ यानी बादल दूध बन के जाता है ना। तो ये याद रखना है। यक्ष अपनी प्रेमिका को रामगिरी पर्वत से बादल के माध्यम से, तो समझ में आ गया मेघदूत का मतलब क्या है। मेघदूत एक देखो याला भी इसका मतलब समझ में आ गया। ऋतु संहार का मतलब ऋतु के बारे में बताया गया है। कालिदास ने बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा है। इस तरीके से कालिदास की रचना समाप्त हुई दोस्तों। कालिदास की 7 रचनाएं और सातों की सातों संस्कृत में है दोस्तों, है ना। तो इनको याद रखना है। महाकाव्य 2 है, रघुवंश और कुमार संभव, है ना। नाटक 3 है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो वर्षियम, है ना। और ये ऋतु संहार और मेघदूत। समझ में आ गया। ट्रिक बना लेना आप, मैं फिर भी बोल के बता देता हूं क्या है ट्रिक। विक्रम कुमार ने शकुंतला को अग्नि में संहार किया तो रघुवीर ने मेघ बरसाए। ऐसा करके याद रख सकते हो आप। इसमें पूरी सातों की सातों रचना, ये लाइन को लिख लेना और आप ढूंढ लेना। विक्रम कुमार ने शकुंतला को अग्नि में संहार किया तो रघुवीर ने मेघ बरसाए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। अब बात करते हैं भर्तहरि की। भर्तहरि कौन थे दोस्तों? तो भर्तहरि आपको जानकारी के लिए बता दूं, भर्तहरि जो थे, है ना, ये राजा विक्रमादित्य के ज्येष्ठ यानी बड़े भाई थे, ज्येष्ठ भ्राता थे। जो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य थे उनके ज्येष्ठ भ्राता थे यानी बड़े भाई थे, है ना। इनकी 3 रचनाएं इंपॉर्टेंट है। एक तो रचना है जिसका नाम है श्रृंगार शतक, दूसरा नीति शतक और तीसरा है वैराग्य शतक। श्रृंगार 3 शतक मारे थे भर्तहरि ने। एक शतक का नाम था श्रृंगार शतक, दूसरे का नाम था नीति शतक, तीसरे का नाम था वैराग्य शतक। और ये वैराग्य शतक में धन अहंकार की निंदा की गई है। जो वैराग्य शतक है दोस्तों इनकी रचना, इसमें धन आने के बाद जो अहंकार आता है उसकी निंदा की गई है, याद रखना है। समझ में आ गया। इसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जिसमें शतक त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। जिसे किसको? भर्तहरि को। भर्तहरि की एक प्रसिद्ध रचना है दोस्तों जिसका नाम है सतकाय किसकी रचना है करके कई बार एग्जाम में आ चुका है। सतकाय किसकी रचना है? तो सतकाय भर्तहरि की रचना है। क्या नाम है उसका? सतकाय किसकी रचना है? भर्तहरि की रचना है। इतना याद रखना है। इसके अलावा एक और इनकी रचना इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है धातु शब्द समीक्षा। क्या नाम है रचना का? रचना का नाम है धातु
शब्द धातु, नहीं ये नाम नहीं है, बता रहा हूं, इसका नाम है शब्द धातु समीक्षा, शब्द धातु समीक्षा, शब्द धातु समीक्षा। ये भी इनकी प्रसिद्ध रचना है, याद रखना है, क्वेश्चन आ चुका है। शब्द धातु समीक्षा किसकी रचना है? तो ये है भर्तृहरि की रचना दोस्तों। इसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दूं, भर्तृहरि ने वाक्य पदीय रचना की है, वाक्य पदी की रचना की है। वाक्य पदी रचना को त्रिकंठ क्या कहा है इन्होंने? त्रिकंडी कहा है। क्या कहा है? त्रिकंडी, है ना? क्या बताया मैंने? वाक्य पदी संरचना को त्रिकंडी कहा है इन्होंने, त्रिकंडी कहा है, भी कहा जाता है, या कहा है, इतना याद रखना है। भर्तृहरि का जन्म उज्जैन में हुआ था दोस्तों, देखो लिखा हुआ है, इनका जन्म उज्जैन में हुआ था और इनकी समाधि स्थल सरिस्का राजस्थान में है, याद रखना है, इनकी समाधि स्थल सरिस्का राजस्थान में, इतना याद रखें। इसके अलावा क्या क्या हो गया यहां से, बस इतनी चीजें बताने की है, फिर से बोल के बता देता हूं मैं शॉर्टकट में। भर्तृहरि जो है राजा विक्रमादित्य के ज्येष्ठ भ्राता थे। इनकी 3 रचना इंपॉर्टेंट है, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। नीति शतक में धन आने के बाद जो अहंकार की निंदा की गई है। इनकी प्रसिद्ध रचना एक और है शतकाय, शब्द धातु समीक्षा प्रसिद्ध रचना है। वाक्य पदी संरचना को त्रिकांडी भी इन्होंने कहा है। अब बात करते हैं अपन बाणभट्ट की दोस्तों। बाणभट्ट का जन्म सोन नदी के किनारे हुआ था। आपको जानकारी के लिए बता दूं, बाणभट्ट का जन्म सोन नदी के किनारे हुआ था। राजा हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे ये, राजा हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे। इन्हें साहित्यिक वनांचल केसरी भी कहा जाता है, इन्हें साहित्यिक वनांचल केसरी भी कहा जाता है ना। और इनकी रचनाएं हैं दोस्तों, एक हर्ष चरित्र, हर्षवर्धन के दरबार में थे इसलिए उन्हीं के बारे में उनका चरित्र लिखे हैं इन्होंने, इसलिए उसका नाम रखा गया हर्ष चरित्र। इसके अलावा इनकी एक और रचना है कादंबरी। कादंबरी रचना जो है दोस्तों, इसके अंदर कथा के अंदर कथा है, एक कथा है उसके अंदर दूसरी कथा है, तो कथा के अंदर कथा है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, कथा के अंदर कथा किस में दी गई है? तो कादंबरी में दी गई है, याद रखना है। इसके अलावा इनकी एक और रचना है जिसका नाम है पार्वती परिणय, पार्वती परिणय बाणभट्ट की रचना इंपॉर्टेंट वाली। अगला है इनकी एक और रचना है चांडी का शतक। देखो शतक इसमें भी लगा हुआ है, तो याद रखना है, या चांडी का शतक है, बाणभट्ट की है। शतक करके आप भर्तृहरि मत लगा देना, चांडी का शतक किसकी है? बाणभट्ट की है, याद रखना है। इसके अलावा एक और रचना है इनकी मुकुट तड़ित भी लिखा हुआ है कई जगह, और मुकुट चरित्र भी लिखा है कई जगह, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होने का, वही रचना है ना। हाँ, तो मुकुट तड़ित या मुकुट चरित्र, इतनी इनकी रचना है। क्या क्या है? हर्ष चरित्रम, कादंबरी, पार्वती परिणय, चंडी का शतक और मुकुट तड़ित इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो इसको याद रखना है आपको। तो यहां से पढ़ लेते हैं अब। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, कोई दिक्कत ही नहीं है। हर्षवर्धन ने उन्हें चक्रवर्ती की उपाधि दी थी, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। चक्रवर्ती की उपाधि किसने दी थी और किसको दी थी? बाणभट्ट को दी थी। बाणभट्ट का प्राकृतिक चित्रण बहुत ही मनोहारी था दोस्तों। उन्हें साहित्यिक में वनांचल का केसरी भी कहा जाता है, वनांचल केसरी, है ना, इन्हें साहित्यिक वनांचल केसरी भी कहा जाता है, पूछा जा सकता है, याद रखना है। इसके अलावा इनकी रचनाएं है हर्षचरित्र, कादंबरी, है ना, हर्षचरित्र, कादंबरी के अंदर कथा के अंदर कथा है। इसके अलावा पार्वती परिणय, चंडी का शतक, मुकुट तड़ित इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब बात करते हैं अपन भवभूति की। तो भवभूति दोस्तों, भवभूति का जन्म हुआ था उज्जैन में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इनका जन्म कहां हुआ था? उज्जैन में। इनका वास्तविक नाम श्रीकंठ था, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये भी, है ना। इनकी प्रसिद्ध रचना देखेंगे तो महावीर चरित्र, जो भगवान महावीर है उनका चरित्र लिखे हैं इन्होंने, इसलिए इसका नाम रखा है महावीर चरित्र, है ना। इसके अलावा इनकी एक और रचना है उत्तर रामचरित्र इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और है मालती माधव इनकी प्रसिद्ध रचना, याद रखना है। और इन्हें भारत का मिल्टन भी कहा जाता है, भारत का मिल्टन भी कहा जाता है, याद रखना है, कि नाम से प्रसिद्ध है। इनका वास्तविक नाम श्रीकंठ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मालती माधव, उत्तर रामचरित्र और महावीर चरित्र। तो क्या क्या याद रखने की बनती है भवभूति से? भवभूति का जन्म उज्जैन में हुआ था, है ना। इनका वास्तविक नाम श्रीकंठ था। इनकी पहली रचना है और अच्छी रचना है महावीर चरित्र, उत्तर रामचरित्र और मालती माधव। और भवभूति को भारत का मिल्टन भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दूं, भवभूति जो थे यशोवर्मन शासक के दरबारी कवि थे। कौन से शासक? यशोवर्मन शासक,
के दरबार में कवि थे, यशोवर्मन शासक के दरबार में कवि थे, इतना याद रखना है बस भवभूति से। अब बात करते हैं राजशेखर की दोस्तों। तो ये राजशेखर कौन से टाइम के हैं? तो राजशेखर किसके टाइम के? जब कलचुरी वंश चल रहा था, है ना। तो त्रिपुरी के कलचुरी के वंश याद रखना है। कलचुरी वंश की दो शाखाएं थी ना, जिसमें से ये त्रिपुरी के कलचुरी वंश के महान युवराज देव प्रथम, किसके राजा का नाम क्या था? युवराज देव प्रथम 915 से 945 तक साहित्य के महान आश्रय दाता थे दोस्तों राजशेखर, महान आश्रय दाता थे राजशेखर। इनके दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार राजशेखर रहा करते थे। किनके दरबार में? इनके दरबार में, युवराज देव प्रथम के दरबार में राजशेखर नाट्यकार रहा करते थे, है ना। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं दोस्तों काव्य मीमांसा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है काव्य मीमांसा किसकी रचना है ना। काव्य मीमांसा किसकी रचना है? तो ये राजशेखर की रचना पूछी जाएगी। कपूर मंजूरी पूछी जाती, किसकी रचना है? राजशेखर की है। कपूर मंजूरी से कलचुरी वंश का वर्णन मिलता है, कलचुरी वंश की जानकारी मिलती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कलचुरी वंश की जानकारी या वर्णन किस में दिया गया है? कपूर मंजूरी में दिया गया है और राजशेखर की रचना है। इसके अलावा बाल रामायण किसकी रचना है? राजशेखर की रचना इंपॉर्टेंट है। बाल भारत किसकी रचना है? राजशेखर की रचना इंपॉर्टेंट है। तो काव्य मीमांसा, कपूर मंजूरी, कलचुरी वंश का वर्णन मिलता है जिसमें, और ये बाल रामायण और बाल भारत किसकी? राजशेखर की रचना है। राजशेखर जो थे युवराज देव प्रथम के दरबारी कवि थे, त्रिपुरी के कलचुरी वंश के राजा। समझ में आ गया? इतनी जानकारी अपने को यहां से होना, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब बात करते हैं अपन देव पुरस्कार की। तो देव पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय स्तर के इस पुरस्कार की शुरुआत टीकमगढ़ के महाराज वीर सिंह देव जुदेव, जिसे वीर सिंह द्वितीय के नाम से जाना जाता था, उन्होंने 1935 में की थी दोस्तों देव पुरस्कार की शुरुआत, है ना। 1943 में यह पुरस्कार हिम की रीठनी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी कविता के लिए दिया गया था, कौन सी रचना के लिए दिया गया था? तो हिम की रीठनी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1943 में यह देव पुरस्कार दिया गया था। 2017-18 में यह पुरस्कार गुण सागर सत्यार्थी को दिया गया, याद रखना है। किसको दिया गया? गुण सागर सत्यार्थी को दिया गया, याद रखने की बनती है। 2017-18 में, है ना। देव पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसने शुरू किया, क्या किया, समझ लो एक बार, याद रख लो बस। समझ में आ गया? इस तरीके से हमारा दोस्तों ये क्या कंप्लीट हुआ? प्राचीन कालीन साहित्यकार को हमने डिस्कस किए। प्राचीन कालीन साहित्यकार में अपन ने कालिदास के बारे में समझ लिए, कैसा क्या है करके, है ना। उसके बाद अपन ने भर्तृहरि के बारे में समझ लिए, और बाण भट्ट के बारे में समझ लिए, भवभूति के बारे में समझ लिए, और राजशेखर के बारे में अपन ने समझ चुके। अब हम बात करते हैं दोस्तों, मध्यकाल आया तो मध्यकालीन साहित्यकार, मध्यकाल में कौन से साहित्यकार हुए इंपॉर्टेंट, उनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं, है ना। समझ में आ गया क्या दोस्तों? उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले मध्यकालीन साहित्यकार। मध्यकालीन साहित्यकार में सबसे पहले आता है केशव दास का नाम दोस्तों। केशव दास का जन्म ओरछा में हुआ था। कहाँ हुआ था? ओरछा में हुआ था 1515 ईस्वी में, है ना। 1555 ईस्वी में केशव दास का जन्म हुआ था। इन्हें कठिन काव्य के प्रेत भी कहा जाता है दोस्तों। ये देखो ये लिखा है, इन्हें कठिन काव्य के प्रेत भी कहा जाता है। इन्हें हिंदी कविता की रीति अवधि से पहले कवि के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें हिंदी कविता की रीति, है ना, इन्हें हिंदी कविता की रीति अवधि के पहले कवि के रूप में, यानी क्या क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, समझो। इन्हें हिंदी कविता की रीति अवधि के पहले कवि के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें रीति काव्य का प्रवर्तक भी माना जाता है। उसका मतलब यही है, इन्हें रीति काव्य, क्वेश्चन आ सकता है, रीति काव्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है ना। इसीलिए तो मैंने अभी बोल के बताया क्या, इन्हें हिंदी कविता की रीति अवधि के पहले के कवि के रूप में जाना जाता है। इन्हें रीति काव्य का प्रवर्तक भी माना जाता है ना। इन्हें रीति काव्य का प्रवर्तक भी माना जाता है, इतना याद रखना है। अब यहां से पढ़ते हैं। केशव को मुगल बादशाह जहांगीर का संरक्षण प्राप्त था। जो मुगल बादशाह जहांगीर था उसका संरक्षण प्राप्त था। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। ओरछा के नरेश इंद्रजीत के दरबार में राज्य कवि थे। इनका जन्म ओरछा में हुआ था, और ओरछा के कवि नरेश यानी राजा इंद्रजीत के दरबार में राज्य कवि थे। केशव ने श्रृंगार रस में अधिक रचना लिखी है दोस्तों। जो श्रृंगार रस होता है ना, श्रृंगार रस में अधिक रचनाएं लिखी है। इनकी प्रमुख रचना है कवि प्रिया, है ना। दूसरी रचना है रसिका प्रिया, है ना। एक कवि प्रिया, एक रसिका प्रिया। तीसरी रचना है विज्ञान गीता, सबसे ज्यादा पूछी जाती किसकी है करके।
तो विज्ञान गीता किसकी है दोस्तों? विज्ञान गीता किसकी है? तो केशव दास की है। रामचंद्रिका किसकी है? केशव दास की है। वह रत्न वावणी किसकी है? तो इसकी है दोस्तों, किसकी? केशव दास की। रत्न वावणी। तो केशव दास की प्रसिद्ध रचनाएं में सबसे पहले आता है रामचंद्रिका। देखो यहां जो लिखा हुआ है रामचंद्रिका। फिर जहांगीर रस चंद्रिका भी इन्होंने लिखे हैं जहांगीर के ऊपर। जहांगीर जस चंद्रिका, है ना, ये किसने लिखा है? केशव दास ने लिखा है, याद रखना है। विज्ञान गीता इंपॉर्टेंट है, विज्ञान गीता। रत्न भवानी, ये भवानी है दोस्तों, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको रत्न भवानी भी बोलते हैं, रत्न भवानी। रत्न भवानी किसकी है पूछा जाएगा? रत्न भवानी किसकी है? केशव दास की है। उसके बाद है एक और रचना इनकी इंपॉर्टेंट है, नख सिख किसकी रचना है? तो इसकी है। इसके अलावा आपको जानकारी को बता दूं, रसिका प्रिय, इसमें इंद्रजीत की प्रेरणा में लिखी गई है दोस्तों। ये इंद्रजीत, काहे कि इंद्रजीत राजा के दरबार में कवि थे, तो रसिका प्रिय में इंद्रजीत के प्रेरणा में लिखी गई है, इंद्रजीत के बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा कवि प्रिय भी है, कवि प्रिया, है ना, कवि प्रिया। इसके अलावा केशव दास की एक इंपॉर्टेंट है छंदमाला। इतनी रचनाएं इंपॉर्टेंट है जो मैंने बोल के बताया, इसको रिवाइज करके देख लेना, है ना, समझ में आ गया। इसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दूं, केशव दास को हृदयहीन कवि भी कहते थे, केशव दास को हृदयहीन कवि भी कहते थे। अब हम बात करते हैं पद्माकर की दोस्तों। पद्माकर से सुन लीजिए, पद्माकर भट्ट भी नाम था इनका, है ना। पद्माकर कौन थे? तो रीतिकाल के ब्रज भाषा के कवि थे दोस्तों। पद्माकर कौन थे? रीतिकाल के ब्रज भाषा, कौन सी भाषा? ब्रज भाषा के कवि थे, ब्रज भाषा के कवि थे, है ना, इतना याद रखना है। इनका जन्म हुआ था सागर में दोस्तों, इनका जन्म सागर मध्य प्रदेश में हुआ था, इतना याद रखना है। इसके अलावा आपको बता दूं, ये किस किस के दरबार में कवि थे? तो ये प्रताप सिंह, जगत सिंह, दौलत राव सिंधिया, सभी राजाओं के दरबारी कवि थे दोस्तों। कहां कहां? प्रताप सिंह, जगत सिंह, दौलत राव सिंधिया, सभी राजाओं के दरबारी कवि थे दोस्तों। इनका जन्म हुआ था सागर में। रीतिकालीन कवि भी इन्हें कहा जाता है दोस्तों। इनको क्या रीतिकालीन कवि भी कहते थे? इनको क्या बोलते थे? रीतिकालीन कवि भी कहते थे, रीतिकालीन कवि, इनको रीतिकालीन कवि भी कहते थे दोस्तों, है ना। इनकी प्रसिद्ध रचना में आता है गंगा लहरी, यमुना लहरी, जगत विनोद, इंपॉर्टेंट रचना पूछी गई है। इसके अलावा राम रसायन इनकी रचना है पद्माकर की, राम रसायन, और हितोपदेश किसकी रचना है? इनकी है। तो याद रखें इनकी कौन सी रचना है। गंगा लहरी मैंने बता दिया, यमुना लहरी बता दिया, एक और है दोस्तों, क्या नाम है उसका? प्रबोधा पचासा किसकी रचना पूछी जाती है? पद्माकर जी की। राम रसायन इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद एक और है पद्माकर की, अली जहां प्रकाश किसकी पूछी जाती है? इनकी है। अली जहां प्रकाश की रचना दौलत राव सिंधिया के दरबार में की थी दोस्तों इन्होंने। अली जहां प्रकाश की रचना दौलत राव सिंधिया के दरबार में इन्होंने की थी, इतना याद रखना है अपने को। जो मैंने बोल के बताया जो भी, वो पूरा सब सही है, पद्माकर भट्ट या पद्माकर जी के बारे में। अब बात करते हैं अपन किसकी? भूषण की। भूषण दोस्तों, भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। इनका वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था, इतना याद रखना है। इनका उपनाम जटाशंकर भी था। इनका वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम। और इनका वास्तविक उपनाम जटाशंकर भी था। इनका जन्म कानपुर के निकट माना जाता है दोस्तों, माना जाता है ना। इनका जो जन्म है कानपुर के निकट माना जाता है। भूषण को बुंदेलखंड शासक छात्रसाल का संरक्षण प्राप्त था। भूषण को बुंदेलखंड शासक जो रहा है छात्रसाल, उनका संरक्षण प्राप्त था। भूषण ने वीर रस प्रदान काव्य लिखे हैं दोस्तों, ज्यादातर वीर रस प्रदान, है ना, जिसमें वीर रस तो आपने पढ़ी है हिंदी में, तो इसमें वीर रस प्रदान काव्य लिखे हैं ज्यादातर इन्होंने। इनकी प्रमुख रचना कौन सी? तो शिवराज भूषण इनकी रचना है। शिवा भवानी किसकी रचना करके पूछा जाता है? शिवा भवानी, है ना। ये देखो, ये शिवा भवानी को आप इससे कंफ्यूज मत करना है, शिवा भवानी है। और इसके पहले अपन ने जो कहाँ पढ़े थे?
वो रत्न भवानी था, है ना। जो देखो यहाँ पे ये रत्न भवानी था, ये भवानी से लिखा है, ये रत्न भवानी किसकी है? रत्न भवानी किसकी? केशव दास की रत्न भवानी। और ये शिवा भवानी किसकी है? शिवा भवानी ये भूषण की है, याद रखना है। उसके बाद छात्र साल दशक, छात्र साल के दरबार में थे, समकालीन थे, इसलिए उनकी विशेषता के बारे में इन्होंने लिखे हैं, जिसका नाम रखे छात्र साल दशक। भूषण हजारा, भूषण हजारा किसकी रचना है? भूषण की है, याद रखना, भूषण हजारा। और भूषण विलास किसकी रचना है? भूषण की है, भूषण विलास। भूषण हजारा और भूषण विलास किसकी रचना है? भूषण की है, याद रखना है ना। इसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दूं, है ना, वीर रस के कवि, ये वीर रस के कवि थे कि नहीं, मैंने बताया था वीर रस प्रधान काव्य लिखते थे। तो वीर रस के कवि भूषण ब्रज भाषा में अपने काव्य की रचना की थी दोस्तों। इन्होंने सबसे ज्यादा ब्रज भाषा में लिखे हैं, ब्रज भाषा में अपने काव्य की रचना करे हैं इन्होंने। इनकी इंपॉर्टेंट रचना में है शिवराज भूषण इंपॉर्टेंट है, छात्रसाल दशक इंपॉर्टेंट है, शिवा भवानी इंपॉर्टेंट है, शिवा भवानी इंपॉर्टेंट है, भूषण उलासा, भूषण हजारा और भूषण विलासा, है ना, भूषण हजारा और भूषण विलासा ये है। और हाँ, इतनी दोस्तों है। एक और लिखिए दोस्तों इन्होंने, उसका नाम है दूषण, सॉरी यही दो इंपॉर्टेंट है, भूषण हजारा और भूषण विलासा, ये दो है ना। इतना याद रखना है। वीर रस के कवि भूषण ब्रज भाषा में अपनी काव्य की रचना करते थे। तो भूषण समझ में आ गया, जो भी बताया याद रख लो, काम खत्म। आगे बात करेंगे अपन राजा भोज की दोस्तों। राजा भोज भी मध्यकाल के प्रसिद्ध राजा भोज दोस्तों, आप तो इनके बारे में सुने होंगे। राजा भोज परमार वंश के 90 राजा थे दोस्तों। ये परमार वंश के 90 राजा थे, परमार वंश के सबसे प्रतापी और 90 राजा थे दोस्तों। मालवा की राजधानी धार नगरी इन्होंने ही बनाया था, है ना। धार में इनका शासक था, तो मालवा की नगरी धार नगरी इन्हीं के बनाया था। इतना याद रखना है। इनके बारे में मैंने पूरा ढंग से कहाँ पढ़ाया हूँ, इतिहास में, राजा भोज परमार वंश के टाइम पे। तो अपन बात करते हैं इनकी रचना। इनका जन्म उज्जैन में हुआ था, इतना याद रखना है। इनकी प्रमुख रचना है भोज प्रबंधनम, भोज प्रबंधनम, जिसमें उनने खुद की आत्मकथा लिखी है दोस्तों, खुद की आत्मकथा। इनकी आत्मकथा किसमें लिखी हुई आ सकता है? भोज प्रबंधनम किसकी रचना है? राजा भोज की है। सरस्वती कंठाभरण इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सरस्वती माता की पूजा करा करते थे ये। और धार में ही इन्होंने भोजशाला का निर्माण करवाया था कि नहीं, जो सरस्वती मंदिर भोजशाला का निर्माण करवाया था, और इन्होंने वहां पे सरस्वती कंठाभरण नामक एक रचना भी की है। विद्या विनोद किसकी है? कई बार पूछा गया विद्या विनोद किसकी है। विद्या विनोद राजा भोज की रचना है दोस्तों। उसके बाद है सिद्धांत संग्रह किसकी रचना है? सिद्धांत संग्रह किसकी? राजा भोज की रचना है। उसके बाद चारु चर्चा किसकी रचना है? राजा भोज की है। इसके अलावा समरांगण किसकी रचना है? तो ये भी राजा भोज की रचना है दोस्तों। तो समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट वाली इतनी है। इसके अलावा जो इतिहास पढ़ाया हूँ मैंने, वहाँ पूरा डिटेल में और बहुत सारी रचना है दोस्तों इनकी, तो उसके बारे में ही बताया हूँ। काहे की बताऊँ, राजा भोज ने जो है ना 84 ग्रंथों में से केवल 21 ग्रंथ यानी 84 ग्रंथ लिखे थे दोस्तों इन्होंने, जिसमें से 21 ग्रंथ ही शेष बचे हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सरस्वती कंठाभरण पूछी जाती है ना। श्रृंगार मांजुरी भी है एक, चंपू रामायण भी इसकी है, चारुचार्य भी इनकी है, तथ्य प्रकाश और व्यवहार समुच्चय, ये आदि इनकी रचनाएं हैं दोस्तों, जो मैंने आपको बोल के बता दिया। फिर भी एक बार लिख के बता देता हूँ यहाँ पे। सरस्वती कंठाभरण एक, इसको याद रखना है। उसके अलावा एक ये वाली जो मैंने बताया, क्या नाम है? श्रृंगार मांजरी किसकी करके आता है? श्रृंगार मांजरी किसकी? राजा भोज की है। चंपू रामायण किसने लिखे करके पूछा जाता है। चंपू रामायण किसने लिखे? तो ये राजा भोज ने। तत्व प्रकाश भी इसकी रचना है दोस्तों। तत्व प्रकाश राजा भोज की रचना है। इसके अलावा व्यवहार समुच्चय किसकी रचना है? राजा भोज की है। इतनी रचना इंपॉर्टेंट है इनकी, बस। राजा भोज खत्म। अब हम बात करते हैं दोस्तों आधुनिक साहित्यकार की। फिर आधुनिक काल आता है, और आधुनिक काल में ही जो आधुनिक साहित्यकार हुए हैं उनके बारे में अपन यहाँ पे अब एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं जबरदस्त तरीके से। अब बात करते हैं अपन माखनलाल चतुर्वेदी जी की दोस्तों। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद के बबई में हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी जी भारत के एक व्याख्याति प्राप्त कवि, लेखक और पत्रकार थे।
ख्याति प्राप्त है, सॉरी व्याख्याति नहीं, ख्याति, ख्याति प्राप्त कवि, लेखक और पत्रकार थे दोस्तों। इन्हें एक भारतीय आत्मा के रूप में भी जाना जाता था, इन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता था। कर्मवीर और प्रताप और प्रभा समाचार पत्र के संपादक रहे हैं दोस्तों। ये एक हो गया कर्मवीर, दूसरा प्रताप और प्रभा, है ना, समाचार पत्रों के संपादक थे दोस्तों। समाचार पत्रों के संपादक थे दोस्तों, है ना। तो इनकी कई सारी गद्य शैली और पद्य शैली की रचना है, कृति है, तो अपन एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पहले उसको मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद के बबई में हुआ था। कर्मवीर, कर्म भूमि खंडवा रही है दोस्तों, इनकी याद रखना है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ हुआ था होशंगाबाद के बबई में, लेकिन इनने ज़्यादा अपना समय, इनकी जन्मभूमि होशंगाबाद थी, लेकिन कर्म भूमि खंडवा रही है दोस्तों, खंडवा याद रखना है। इन्हें एक भारतीय आत्मा या भारतीय आत्मा भी कहा जाता था माखनलाल चतुर्वेदी जी को। प्रभा पत्रिका का संपादक खंडवा से किया था दोस्तों इन्होंने, प्रभा पत्रिका का संपादक खंडवा से किया था, जबकि कर्मवीर का संपादक जबलपुर से किया था। माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम की रीठनी कविता संग्रह के लिए प्रथम साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 1955 में मिला था दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ना, ये कि साहित्यिक अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी जी को किस रचना के लिए दिया गया था? तो हिम तरंगिनी, सॉरी हिम की रीठनी बोल दिया मैंने, हिम तरंगिनी के लिए दिया गया था। हिम की रीठनी के लिए देव पुरस्कार मिला था, याद रखना है ना। ये हिम तरंगिनी के लिए साहित्यिक पुरस्कार मिला था 1955 में, पूछा जा सकता है दोस्तों। माखनलाल चतुर्वेदी जी गांधीवादी विचारों से प्रभावित थे, जो गांधी जी के विचार थे गांधीवादी विचारों से प्रभावित थे, और उन्हें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। तो इन्होंने किन किन चीज़ों में भाग लिया था, इसको भी याद रख सकते हैं आप। माखनलाल चतुर्वेदी जी गांधी के विचारों से प्रभावित थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, इतना याद रखना है। अब अपन यहाँ देखते हैं, देखो इनकी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना, तो इनकी रचना कौन सी है? तो इधर साइड तो ये साहित्यकार रचना दी हुई है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, और कौन सी रचना इनकी इंपॉर्टेंट है ना। बोल के बता देता हूँ दोस्तों, बोल के बताऊंगा, प्यार से आप सुनना, है ना। तो सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं, गद्य शैली की रचना बता रहा हूँ मैं सबसे पहले आपको। गद्य शैली की जो रचना होती है वो बता रहा हूँ। तो इनकी रचना थी दोस्तों, सबसे पहली एक साहित्य का देवता, साहित्य का देवता किसकी रचना है पूछी जाएगी। साहित्य का देवता किसकी रचना है? ये गद्य शैली की कृति है, गद्य शैली की साहित्य की देवता। इसके अलावा दूसरी रचना इनकी इंपॉर्टेंट वाली बता रहा हूँ, कृष्ण अर्जुन युद्ध, ये नाटक है दोस्तों। ये इन्होंने एक नाटक लिखे थे, याद रखना है। कृष्ण अर्जुन युद्ध एक नाटक है। इसके अलावा समय के पांव किसकी रचना पूछी जाती है? समय के पांव किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी जी। इसके अलावा अमीर इरादे और गरीब इरादे किसकी रचना है? इनकी है, अमीर इरादे। दूसरी एक और रचना है, अलग नाम है उसका, जिसका नाम है गरीब इरादे किसकी रचना है? इनकी रचना, याद रखना है। इसके अलावा एक और रचना इंपॉर्टेंट है, अमर राष्ट्र किसकी रचना है पूछी जा सकती है। अमर राष्ट्र इनकी रचना है। इसके अलावा एक और है, बरसाती बौछारो वाली किसकी रचना पूछी जाती है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। अगली रचना इनकी एक, कैसा छंद बना देती है, बन देती है या बना देती है ना, कैसा छंद बना देती है, ये आती रहता है। इतनी रचना इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों पद्य शैली की रचना। अभी तक के बात कर रहे थे अपन गद्य शैली की रचना की, अब बात करते हैं पद्य शैली की रचना। तो पद्य शैली की रचना हिम की रीठनी के लिए ही इन्हें हिम की रीठनी है ना, हिम की रीठनी के लिए इन्हें देव पुरस्कार दिया गया दोस्तों। देव पुरस्कार प्राप्त हुआ था, अपन ने पढ़े थे। हिम की रीठनी के बाद हिम तरंगिणी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी जी के लिए, और इसी के लिए इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। देखो यहाँ पे अपन ने पढ़े थे, है ना, ये साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनकी एक और रचना है पद्य शैली की, युग चरण किसकी रचना है पूछेगा, इनकी। इनके अलावा एक और इनकी रचना है समर्पण
है ना। समर्पण किसकी है, इनकी है। इसके अलावा एक और है मरण ज्वार, मरण ज्वार किसकी है ना, तो ये पद्य शैली की रचना है। इसके अलावा इनकी एक और रचना है माता, माता किसने लिखा है पूछेगा, किसकी कृति है, तो ये। उसके अलावा इनकी एक और रचना है जिसका नाम है नेरुलो गुंजे धरा, है ना, यह बिंदु है। हाँ, नेड़ुलो गुंजे धरा, नेड़ुलो गुंजे धरा किसकी कृति है, पद्य शैली की कृति है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की। इसके अलावा एक और है, इसके अलावा एक और है बीजूरी काजल अज रही, क्या लिखा है, बिजुरी काजल अज रही किसकी कृति है, पद्य शैली की, माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। इतनी इंपॉर्टेंट है, मैंने सारी ही बता दिया जो भी परीक्षा में आते रहती है। इसके अलावा एक दो अन्य रचनाएं भी है ना। तो एक है जो बताया मैंने, रंगों की बोली किसकी रचना है पूछेगा, इनकी है। रंगों की बोली अन्य रचना में इनकी है। इसके अलावा पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है, डायरेक्ट आता है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये पुष्प की अभिलाषा इन्होंने बिलासपुर जेल में लिखी थी दोस्तों। जब उनको जेल में कैद कर दिया गया था, बिलासपुर जेल में लिखी थी पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा कहाँ लिखे थे इन्होंने, बिलासपुर जेल में लिखे थे। क्वेश्चन आता है कौन से जेल में लिखे थे, बिलासपुर जेल में लिखे थे। क्या हुआ था, ब्रिटिश गवर्नर के खिलाफ इन्होंने जबरदस्त भाषण दिया था अंग्रेजों के विरुद्ध, है ना, इसलिए इन्हें जेल में बंद कर दिया गया था अंग्रेजों के खिलाफ, और बिलासपुर जेल में इनको कैद कर दिया गया था। और बिलासपुर जेल में ही इन्होंने पुष्प की अभिलाषा रचना लिखी थी दोस्तों, है ना, पुष्प की अभिलाषा। हाँ, पुष्प की अभिलाषा जबरदस्त रचना लिखी थी, इतना याद रखना है बस। एक और रचना याद आ रही है, एक नोट करके लिखो जो आपको याद रखना है। ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की नहीं है, लेकिन जेल की बात याद आई करके पूछा जाता है ना। तो गीता रहस्य नाम सुना होगा आपने, गीता रहस्य किसकी है, तो ये बाल गंगाधर तिलक की रचना है दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक की रचना है गीता रहस्य, है ना। ये गीता रहस्य इन्होंने कौन से जेल में लिखी थी, तो म्यांमार में जेल था दोस्तों जिसका नाम था एक मांडाले जेल में लिखी थी, मंडाले जेल, है ना। ये भी क्वेश्चन आते रहता है कई बार, इसलिए याद आ गया मेरे को। गीता रहस्य किसकी रचना है पूछेगा, गीता रहस्य किसकी रचना है, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की रचना है। म्यांमार, जो म्यांमार देश नहीं है क्या, म्यांमार में मांडले जेल में लिखी थी, यानी म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, तो बर्मा जेल में लिखी थी। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, तो बर्मा का मांडले जेल में लिखी थी गीता रहस्य। ये भी पूछा जाता है, बाल गंगाधर तिलक की है। अब हम और एक दो चीज नोट करके बता देता हूं आपको मैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा हिम तरंगिणी के लिए 1955 में, है ना, हिम तरंगिणी के लिए 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है किसके लिए मिला था, हिम तरंगिणी के लिए 1955 में साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार उन्हें मिला था। हिम की रीठनी के लिए 1943 में उन्हें देव पुरस्कार से नवाजा गया था। देव पुरस्कार मिला था किसके लिए, हिम की रीठनी के लिए। तो गड़बड़ मत करना, ये हिम तरंगिणी है। और एक और क्या नाम बताया मैंने, हिम की रीठनी, हिम की रीठनी, इसके लिए मिला था देव पुरस्कार और इसके लिए मिला था साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। यह मिला था 1955 में और यह मिला था 1943 में। इसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दूं, माखनलाल चतुर्वेदी जी को 1963 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, पुरस्कार मिल चुका है 1963 में, है ना। बस पद्म भूषण जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, माखनलाल चतुर्वेदी जी से इतना ही अब याद रखना है आपको, मैंने तो समझा दिया। अब हम बात करते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की। किसकी बात करेंगे, गजानन माधव मुक्तिबोध की। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म श्योपुर जिले में हुआ था, कब, 1917 में। श्योपुर जिले में हुआ था 1917 में दोस्तों, है ना। बस इतना याद रखना है। इनकी प्रमुख रचना है चांद का मुंह टेढ़ा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है चांद का मुंह टेढ़ा किसकी है, तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध की है। अंधेरे में किसकी रचना है पूछा जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। इसके अलावा ब्रह्म राक्षस किसकी रचना है करके कई बार आ चुका है। ब्रह्म राक्षस किसकी है,
तो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, याद रखना है अपने को। इसके अलावा बता दूं मैं, चंबल की छाती, चंबल की छाती किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, ये आपको जानकारी के लिए बता दूं। इसके अलावा और अन्य रचना है जो यही मैं बोल के बताने वाला हूं। सबसे पहला है कामायनी। कामायनी, कामायनी एक पुनर्विचार, एक पुनर्विचार, ये किसकी रचना है पूछा जाएगा दोस्तों। कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध की है। अब ये कामायनी एक पुनर्विचार को सिर्फ कामायनी से कंपेयर मत करना आप, एक और रचना है कामायनी। ये कामायनी किसकी है? ये कामायनी, सिर्फ कामायनी लिखा रहेगा तो कामायनी किसकी रचना है? तो जया शंकर प्रसाद जी की है, जया शंकर प्रसाद की रचना है। लेकिन ये जो इन्होंने जो लिखी है वो किसकी है? इन्होंने जो लिखी है कामायनी एक पुनर्विचार, वो गजानन माधव मुक्तिबोध यानी इनकी है। इसके अलावा चांद का मुंह टेढ़ा है, इनकी रचना है। एक साहित्यिक की डायरी इनकी रचना है दोस्तों। क्या नाम है? एक साहित्य, एक साहित्य, एक साहित्य की डायरी, डायरी किसकी रचना है? इनकी रचना है, याद रखना है। इसके अलावा खाट का सपना इनकी रचना है दोस्तों। खाट, सुबह सुबह अपन खाट में सोए रहते हैं और सपने देखते हैं कि नहीं, है ना। खाट का सपना, खाट का सपना किसकी है? कहानी संग्रह है दोस्तों, एक प्रकार का एक कहानी है खाट का सपना, है ना। किसकी है पूछेगा? इनकी है। नए निबंध किसकी है? इनकी है। नए निबंध, नए निबंध किसकी रचना है? इनकी रचना है, नए निबंध। इसके अलावा एक और है, इसके अलावा एक और है नई कविता का आत्मसंघर्ष। इनके अलावा एक और रचना है नई कविता का आत्मसंघर्ष, किसकी रचना है? इसकी है, याद रखना है। इसके अलावा एक और है गजानन माधव की भूरी, भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की है दोस्तों। और आखिरी वाली इंपॉर्टेंट वाली बता रहा हूं, ब्रह्म राक्षस किसकी पूछा जाता है? ब्रह्म राक्षस किसकी है? तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है। जन्म हुआ था श्योपुर में 1917 में। खत्म। बात करेंगे अपन सुभद्रा कुमारी चौहान की। अब हम बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हुआ था 1904 में। प्रयागराज यूपी के निहालपुर में हुआ था। निहालपुर, निहालपुर जगह का नाम था, निहालपुर में हुआ था, निहालपुर में हुआ था, है ना, के पास हुआ था। एवं इसकी कर्मस्थली जबलपुर रही है दोस्तों, याद रखना है। इनकी कार्यस्थली या कर्मस्थली जबलपुर रही है। ये शादी होकर आई थी अपने मध्य प्रदेश में। इनका विवाह खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। ये उत्तर प्रदेश यूपी की थी, अपने यहाँ आई थी शादी होके, कहाँ पे? खंडवा आई थी। उसके अलावा इनकी कर्मस्थली ज़्यादातर जबलपुर रही है। इनकी मृत्यु सिवनी में कार दुर्घटना में हुई थी दोस्तों 1948 में। कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी प्रमुख रचना है त्रिधारा, मुकुट, मुकुल है, मुकुल, त्रिधारा इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। मुकुल इनकी है। झांसी की रानी इनकी रचना इंपॉर्टेंट है। सबा के खेल किसकी रचना है? इनकी है। बिखरे मोती किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। और उन्मादिनी किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है ना। इतनी रचना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा और कई सारी है जो मैं आपको बोल के बताऊंगा, अब बोल के बताने वाला हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान जन्म हुआ था निहालपुर, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पास। कर्मस्थली रही है जबलपुर दोस्तों। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किसकी रचना पूछा जाता है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किसकी रचना है? झांसी की रानी किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। लेकिन ऐसे ही नाम की एक और रचना है दोस्तों झांसी की रानी, वो किसकी है? किसकी है याद रखना, वृंदालाल वर्मा की है। वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, है ना, लाल वर्मा की रचना है। तो सेम सेम नाम की दो रचनाएं हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होने का है ना। रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। और एक झांसी की रानी किसकी रचना है? तो वृंदालाल वर्मा की। सेम सेम रचना है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा त्रिधारा इनकी रचना है दोस्तों। त्रिधारा किसकी रचना है? इनकी है। उसके अलावा मुकुल किसकी रचना है? मुकुल इनकी है। वीरों का कैसा होगा बसंत इनकी एक रचना है जिसका नाम है वीरों का कैसा होगा बसंत। वीरों का कैसा होगा बसंत, है ना। वीरों का कैसा होगा बसंत किसकी रचना है? इनकी है, याद रखना है। इसके अलावा जलियांवाला बाग, इसके अलावा इनकी एक और है जलियांवाला बाग में बसंत। जलियांवाला बाग में बसंत किसकी रचना है?
अमृतसर पंजाब में हुआ था कि नहीं है। तो जलियांवाला बाग बसंत किसकी रचना है, तो इसकी है सुभद्रा कुमारी चौहान की, याद रखना है। सीधे सीधे चित्र इनकी रचना है, सीधे सीधे चित्र, सीधे सीधे चित्र किसकी रचना है, इनकी है। सभा का खेल मैंने बता दिया, सभा का खेल किसकी रचना है, इनकी रचना है। बिखरे मोती किसकी है, इनकी रचना है। उन्मादिनी किसकी है, इनकी है। इसके अलावा एक और रचना इंपॉर्टेंट है इनकी, राखी की चुनौती, राखी की चुनौती, राखी की चुनौती किसकी है, इसकी है। तो पूरे बता दिया जो भी आज तक परीक्षा में पूछी गई है ना। बस सुभद्रा कुमारी चौहान जी से इतना ही। बात करेंगे हरिशंकर परसाई जी की, हरिशंकर परसाई साहब की बात करते हैं अब। हरिशंकर परसाई साहब का जन्म होशंगाबाद में हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कई बार ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं वनडे एग्जाम में। हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था, जामानी गांव होशंगाबाद में हुआ था दोस्तों, है ना। इन्होंने वसुधा और प्रहरी नामक पत्रिका का संपादक जबलपुर से किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वसुधा और प्रहरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे, हरिशंकर परसाई साहब, है ना। क्या नाम था उनका, वसुधा और दूसरा था प्रहरी। वसुधा और प्रहरी समाचार पत्र के संपादक थे दोस्तों। इनकी प्रमुख रचना इंपॉर्टेंट है, एक तो थी सबसे पहले तट की खोज, इनकी रचना थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तट की खोज किसकी रचना थी, हरिशंकर परसाई जी की। निठल्लो की डायरी किसकी है, पूछा गया है। निठल्लो की डायरी व्यापम में पूछा था। निठल्लो की डायरी किसकी रचना है, तो यह है हरिशंकर परसाई जी की। टार्च बेचने वाला किसकी रचना है, हरिशंकर परसाई जी की। टार्च बेचने वाला किसकी रचना है, हरिशंकर परसाई जी की। रानी नागफनी की कहानी किसकी रचना है, हरिशंकर परसाई जी की। रानी नागफनी की कहानी किसकी रचना है, हरिशंकर परसाई जी की। सदाचार की ताबीज किसकी रचना है, हरिशंकर परसाई जी की, है। हरिशंकर परसाई की रचना है सदाचार की ताबीज। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है, हरिशंकर परसाई जी की। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इसके अलावा भूत के पांव पीछे होते हैं कि नहीं, तो किसकी रचना है, भूत के पांव पीछे, किसकी रचना है ये, हरिशंकर परसाई जी की। परसाई साहब परसाई जी की। तो समझ में आ गया, इतनी याद रखने की बनती है, समझ में आ गया, इतनी याद रखना है। और हरिशंकर परसाई जी को हिंदी व्यांग विद्या के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन आ चुका है कई बार, है ना। हिंदी व्यांग विद्या के लिए जाना जाता है, हिंदी व्यांग विद्या के लिए हरिशंकर परसाई जी को जाना जाता है। तो इनकी कौन सी रचना है, एक और बार फिर से बोल के बता देता हूँ। एक तो है निठल्लो की डायरी, है ना, निठल्लो की डायरी। दूसरा भूत के पांव पीछे, इंपॉर्टेंट है। तीसरा ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इंपॉर्टेंट है। चौथा है विकलांग श्रद्धा का दौर, इंपॉर्टेंट है। एक क्या है, विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर किसकी है, इसकी छह याद रखना है। सदाचार की ताबीज, ये बता दिया मैंने, सदाचार की ताबीज। हंसते हैं रोते हैं किसकी रचना है, हंसते हैं रोते हैं, इनकी रचना है, हंसते हैं रोते हैं, है ना। शिकायत मुझे भी है, इनकी एक और रचना है दोस्तों, शिकायत मुझे भी है, शिकायत मुझे भी है। तब की बात और थी, इनकी एक और रचना है, तब की बात और थी, तब की बात और थी। अपन बोलते हैं कि नहीं, अरे पहले की बात और थी यार अपनी, वैसे चिन्ह लिखे थे, तब की बात और थी। रानी नागफनी की कहानी इनकी है ना। बैमानी की परत, एक और रचना है इनकी, बैमानी की परत, बैमानी की परत, है ना, इनकी रचना है। उसके बाद एक और रचना है इनकी, पगडंडियों का जमाना, पगडंडियों का जमाना। और आखिरी है तट की खोज, तट की खोज। इतनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है, जो भी बताया इतनी इंपॉर्टेंट है। हरिशंकर परसाई जी से जन्म याद रखना है, होशंगाबाद। अब हम बात करते हैं शरद जोशी जी की। अब हम बात करते हैं दोस्तों शरद जोशी जी की। शरद जोशी जी का जन्म उज्जैन में हुआ था, उज्जैन में, याद रखना है। इन्हें हिंदी व्यांग विद्या के साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, शरद जोशी का संबंध किससे है, तो हिंदी व्यांग विद्या के साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। इनका संबंध किससे पूछेगा,
हिंदी व्यंग्य विद्या के साहित्यकार के रूप में जाना जाता है, इतना याद रखना है ना। इन्हें 1990 में पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है, 1990 में पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परिक्रमा। परिक्रमा किसकी है पूछी जाती है, याद रखना, शरद जोशी जी की है। जीभ पर सवार इल्लियां, जो जीभ होती है अपनी मुंह के अंदर जो जीभ होती है, जीभ पर सवार इल्लियां इनकी रचना है। एक था गधा, किसकी रचना है, डायरेक्ट आता है शरद जोशी जी की है, एक था गधा। अंधों का हाथी किसकी रचना है पूछा जाता है, शरद जोशी जी की है, अंधों का हाथी। तिलिस्म इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तिलिस्म, तिलिस्म किसकी रचना है, तिलिस्म को जादुई दुनिया भी कहते हैं, तिलिस्म रचना को जादुई दुनिया भी कहते हैं, किसकी रचना है, शरद जोशी जी की। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, जादुई दुनिया किसकी रचना है, शरद जोशी जी की है, इसी को बोलते हैं तिलिस्म। तिलिस्म किसकी रचना है ये भी पूछी जा सकती है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है तिलिस्म में जादुई दुनिया कौन सी रचना को कहा गया है, तो तिलिस्म को। उसके अलावा फिर किसी बहाने किसकी रचना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फिर किसी बहाने किसकी रचना है, फिर किसी बहाने, फिर किसी बहाने किसकी रचना है, शरद जोशी जी की है। रहा किनारे बैठ, बैठा मैं, यानी क्या लिखा है, रहा किनारे बैठ एवं मैं, रहा किनारे बैठ मेरे साथ, इसका मतलब है रहा किनारे बैठ मेरे साथ, जब बताता हूं मैं मेरे को कहानी, तेरे को कहानी, यानी इसको ऐसा बोल सकते हैं अपन, रहा किनारे बैठ मैं किसकी रचना है, शरद जोशी जी की है। और इसके अलावा मैं और केवल मैं, यानी ये देखो, एक रचना है रहा किनारे बैठ, दूसरी मैं और केवल मैं किसकी रचना है, शरद जोशी जी की। मैं और केवल मैं किसकी रचना है, शरद जोशी जी की है। तो कौन सी रचना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी जीप पर सवार इल्लियां इंपॉर्टेंट है, दूसरा है अंधों का हाथी इंपॉर्टेंट है, अंधों का हाथी इंपॉर्टेंट है, एक था गधा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा परिक्रमा इंपॉर्टेंट है, फिर किसी बहाने इंपॉर्टेंट है, फिर किसी बहाने इंपॉर्टेंट है, मैं और केवल मैं इंपॉर्टेंट है, मैं और केवल मैं इंपॉर्टेंट है, राह किनारे बैठ इंपॉर्टेंट है, और तिलिस्म इंपॉर्टेंट है, यानी पूरी रचना ही इंपॉर्टेंट है शरद जोशी जी की। याद रखना है, हिंदी व्यंग्य विद्या के साहित्यकार, जन्म हुआ था कहाँ, उज्जैन में 1931 में, इतना याद रखें। बात करते हैं अपन अब बाल कृष्ण शर्मा नवीन की। बाल कृष्ण शर्मा नवीन नाम है इनका, बाल कृष्ण शर्मा नवीन दोस्तों। इनका जन्म हुआ था कहाँ पे, श्योपुर जिले में, अपने मध्य प्रदेश के, है ना। इनका जन्म 1897 में मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में हुआ था। कई बार डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है, बाल कृष्ण शर्मा जी का नवीन जी का जन्म कहाँ हुआ था, श्योपुर में हुआ था। इन्हें लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे कौन से साहित्यकार थे जो लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य दोनों रहे हैं, तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी रहे हैं। संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है। संविधान सभा के सदस्य बाल कृष्ण शर्मा नवीन भी रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं, कुमकुम इंपॉर्टेंट है, रश्मि रेखा तो पूछी जाती है, रश्मि रेखा किसकी है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है। अपलक किसकी है, अपलक बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की है। और उर्मिला, उर्मिला किसकी है, बाल कृष्ण शर्मा जी नवीन जी की है। तो सुनो, समझ रहे हो, बाल कृष्ण शर्मा जी की एक पुस्तक का नाम था, क्या नाम था, रश्मि रेखा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इनकी पुस्तक का नाम क्या था, रश्मि रेखा, है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इन्होंने एक महाकाव्य भी लिखे हैं, महाकाव्य है उर्मिला। उर्मिला क्या है, महाकाव्य है। और एक खंड काव्य भी लिखे हैं, जिसका नाम है, खंड काव्य का नाम है प्राणपण, प्राणपण, यानी नहीं, उसको ऐसा बोलेंगे अपन, प्राणापण किसकी खंड काव्य है, किसका है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी का है। इनकी दो कविताएं इंपॉर्टेंट है, एक तो कुमकुम है, दूसरा है कौन सा, दूसरा प्रकीर्ण, 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 ये दो कविताएं हैं, एक कुमकुम और प्रकीर्ण, इनकी कविताएं हैं दोस्तों। इसके अलावा हम विस्पाई जन्म के, है ना, ये भी है इनकी एक, हम विस्पाई जन्म के, है ना, ये एक प्रकार का शेषनाग, शेष भाग है दोस्तों, ये शेष भाग है। क्वेश्चन आ सकता है क्या है, ये शेष भाग है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, हम विस्पाई जन्म के किसने लिखे हैं, बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी ने लिखे हैं। इसके अलावा अपलक, अपलक मैंने बता दिया, अपलक किसकी है, तो इनकी है अपलक। अपलक के बाद एक और है क्वासी, क्वासी किसकी है, क्वासी, क्वासी भी इनकी रचना है। प्रमुख कृतियां हैं दोस्तों, ये जो मैंने सब बताया प्रमुख इनकी कृतियां हैं। तो इनसे इतना ही। अब बात करते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म होशंगाबाद में हुआ था, है ना। इनका जन्म 1913 में टिगरिया ग्राम होशंगाबाद में हुआ था, है ना, इतना याद रखना है। इनका कार्य क्षेत्र वर्धा जिला महाराष्ट्र रहा है ज़्यादातर, इनकी कर्मस्थली या कार्य क्षेत्र वर्धा जिला महाराष्ट्र रहा है। और 1942 में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग भी लिया था इन्होंने, भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। इनकी प्रमुख रचना है गीत फरोश, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है गीत फरोश किसकी है। इसके अलावा सन्नाटा एवं बुनी हुई रस्सी, सन्नाटा किसकी रचना है पूछी जाती है, सन्नाटा किसकी रचना है, तो भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। और बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। तो समझ में आ गया। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 1913 या 14 लिखा हुआ है कई जगह, कई बुकों में 1914 लिखा है। 1913-14 में
होशंगाबाद में हुआ था। कई बार ऐसी क्वेश्चन आ जाता है कहाँ हुआ था, होशंगाबाद में हुआ था। बुनी हुई रस्सी इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, बुनी हुई रस्सी। गांधी पंच, एक और रचना इंपॉर्टेंट याद आ गई इनकी, एक और है गांधी पंच सती। गांधी पंच सती किसकी रचना है, तो इनकी है। सतपुड़ा के घने जंगल किसकी रचना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सतपुड़ा के घने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल किसकी रचना है ना, तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की है। और गीत फरोश किसकी है, तो इनकी से गीत फरोश। इसमें विशेष व्याख्या मिली थी दोस्तों इनको, सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी गीत फरोश से, है ना। और चकित है दुख किसकी रचना है, चकित है दुख जब आते हैं चकित कर देता है ना, तो चकित है दुख ये भी किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है, इतना याद रखना है। इसके अलावा महिला आश्रम का व कल्पना पत्रिका के संपादक भी रहे हैं ये दोस्तों। भवानी प्रसाद मिश्र जो है महिला आश्रम और कल्पना पत्रिका के संपादक भी रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र। समझ में आ गया इनसे। अब बात करते हैं मुल्ला रामू जी की। मुल्ला रामू जी इनका जन्म हुआ था भोपाल में, याद रखना है 1896 में। 1896 में भोपाल में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रामू जी था। इनका पूरा नाम क्या था, मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रामू जी था। वह इन्हें गुलाबी उर्दू के जनक माने जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, गुलाबी उर्दू के जनक किसे कहा जाता है, मुल्ला रामू जी को, इतना याद रखना है। इनकी रचना है लाठी और भैंस, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। लाठी और भैंस किसकी रचना है, तो ये मुल्ला रामू जी की है। इसके अलावा औरत जात किसकी रचना है, तो ये मुल्ला रामू जी की है ना। उसके अलावा अंगूर किसकी रचना है, ये भी पूछा जाएगा, मुल्ला रामू जी की है। और मुसाफिर खाना, अंगूर और मुसाफिर खाना किसकी रचना है ना, ये मुल्ला रामू जी की है। अंगूर और मुसाफिर खाना किसकी रचना है, मुल्ला रामू जी की है। समझ में आ गया। मुल्ला रामू जी के बारे में क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, गुलाबी उर्दू शैली का प्रयोग किस कवि द्वारा किया गया था, तो मुल्ला रामू जी के द्वारा, है ना, इतना याद रखना है। अब बात करेंगे आचार्य आनंद दुलारे वाजपेयी। इनका जन्म उन्वा जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों, उत्तर प्रदेश के थे ये। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इनकी कर्मस्थली व मृत्युस्थली उज्जैन रही है दोस्तों, कर्मस्थली और मृत्युस्थली उज्जैन रही है। इनकी रचना पूर्व कविताओं और लेखक के नाम से जानी जाती है। इनकी रचनाएं पूर्व कविताओं और लेखकों के नाम से जानी जाती है। इनकी रचनाओं में पूर्व कविताएं और लेखकों के नाम से जानी जाती है। इनकी रचना थी इनकी रचनाएं थी जयशंकर प्रसाद के ऊपर, प्रेमचंद्र के ऊपर, महाकवि सूरदास के ऊपर और महाकवि निराला के ऊपर इनकी रचना थी। महाकवि निराला के ऊपर इनकी रचना थी दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये इनकी रचनाएं पूर्व कवियों और लेखकों के नाम पर हैं। समझ में आया क्या, इनकी रचनाएं पूर्व जो कवि हो चुके हैं और लेखक हो चुके हैं उनके नाम पर है, इसीलिए इनकी प्रमुख रचनाएं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, महाकवि सूरदास और महाकवि निराला इनके ऊपर है दोस्तों, याद रखना है। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब पूछा जाएगा। बाल बैरागी की बात करेंगे अपन, बाल कवि बैरागी बोलते थे इनको, बाल कवि बैरागी इंपॉर्टेंट है, बाल कवि बैरागी, है ना। बाल कवि बैरागी, इनका जन्म नीमच में हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है किस कहाँ के थे, नीमच के। इनका वास्तविक नाम नंद राम दास था दोस्तों। इनका वास्तविक नाम क्या था, नंद राम दास था, याद रखना है। इनकी प्रमुख रचना थी दीवार पर दीप, दीवट पर दीप है, सॉरी दीवट पर दीप, गन्ने मेरे भाई और अपनी गंध नहीं बेचूंगा, यानी अपनी गंध नहीं बेचूंगा। हाँ, ये 3 रचना थी दोस्तों इनकी, याद रखना है। बाल कवि बैरागी नाम था इनका, इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं, है ना। बाल कवि बैरागी का जन्म नीमच में हुआ था। इनका वास्तविक नाम नंदराम दास था। इनकी रचनाएं हैं दीवट पर दीप, गन्ने मेरे भाई और अपनी गंध नहीं बेचूंगा। किसकी रचना है, पूछी जा सकती है। बात करेंगे श्री राम परिहार की। श्री राम परिहार निमण साहित्य का इतिहास लिखे हैं दोस्तों इन्होंने, निमड़ी साहित्य का इतिहास लिखे हैं। और कहें जनसिंगा नाम के 2 पुस्तक के लेखक श्री राम जी परिहार थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है और आ चुका है। कहे जनसिंगा किसने लिखा है, किसकी पुस्तक है, पूछा जाता है, श्री राम परिहार की पुस्तक है कहे जनसिंगा। और निमाड़ी साहित्यिक का इतिहास किसने लिखा है, ये पूछा जा सकता है। निमड़ी साहित्यिक का इतिहास और कहे जनसिंगा 2 पुस्तक के लेखक डॉक्टर श्री राम परिहार थे। निमाड़ में इन्हें अन्य साहित्यकार में संत सिंगा जी, निमाड़ के अन्य साहित्यकार संत सिंगा जी हुए हैं, महादेव प्रसाद हुए हैं, प्रभाकर चौबे हुए हैं और गौरी शंकर शर्मा हुए हैं। ये निमाड़ क्षेत्र के अन्य साहित्यकार थे दोस्तों।
निमाड़ क्षेत्र के अन्य साहित्यकार में संत सिंगाजी का नाम आता है, महादेव प्रसाद का नाम आता है, प्रभाकर चौबे का नाम आता है और गौरीशंकर शर्मा का नाम आता है। निमड़ी क्षेत्र या निमाड़ क्षेत्र के अन्य साहित्यकारों में इनका नाम याद रखना है। अमृतलाल बेगड़ की बात करेंगे अपन। यह गुजराती और हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं चित्रकार थे। यह गुजराती भाषा और हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं चित्रकार थे। अमृतलाल बेगड़ का जन्म जबलपुर में हुआ था 1928 में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, अमृतलाल बेगड़ कौन थे, कहाँ के हुआ था इनका जन्म, तो ये जबलपुर में हुआ था। इनका निधन 2018 में हुआ है दोस्तों। इनकी प्रमुख रचना है तीरे तीरे नर्मदा। तीरे तीरे नर्मदा, सौंदर्य की नदी नर्मदा इनकी रचना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। इन्होंने नर्मदा नदी के वर्णन किया है। सौंदर्य की नदी नर्मदा किसका है, अमृतलाल बेगड़ का है। और तीरे तीरे नर्मदा किसकी है पूछेगा, अमृतलाल बेगड़ की है। याद रखना है दोस्तों, है ना। मैं सिर्फ पढ़ा दे रहा हूँ, ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। वीडियो देखने के बाद थोड़ा आसानी जा सकती है। और वीडियो की स्पीड बढ़ाकर देखें 2x में, जब और मजा आ जाएगा देखने में आपको। आगे हम बात करेंगे अशोक वाजपेयी जी की। अशोक वाजपेयी जी, साहित्यकार अशोक वाजपेयी जी का जन्म छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुआ था इनका जन्म, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में। इन्हें पूर्व में ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये जो ललित कला अकादमी है भोपाल में, उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना है एक पतंग अनंत। पतंग अनंत और तत्पुरुष किसकी रचना है पूछेगा, अशोक वाजपेयी जी की। अशोक वाजपेयी जी का जन्म याद रखना, छत्तीसगढ़ दुर्ग में हुआ था। और एक पतंग अनंत और तत्पुरुष किसकी रचना है, तो ये अशोक वाजपेयी जी की रचना है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ना। तो अशोक वाजपेयी जी से समझ में आ गया क्या, जन्म छत्तीसगढ़ के दुर्ग में, पूर्व ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनकी प्रमुख रचना है कौन सी, एक पतंग अनंत और तत्पुरुष। तो इस तरीके से दोस्तों वीडियो लंबा होने के कारण मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये बॉक्स भी छूट गए हैं, है ना, ये बॉक्स छूट गए हैं, इनको मैंने अभी नहीं समझाया हूं। तो इसके बाद वाला लेक्चर देखना बिल्कुल ना भूलें। ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 देख लेंगे, इसके बाद आप तो पूरे कॉन्फिडेंस फील करेंगे साहित्यकार वाले चैप्टर से, है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो लंबा होने के कारण मैं ऐसा कर रहा हूं, और व्यूज बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, और वीडियो लंबा रहता है तो आप लोग देखते भी नहीं, लेकिन देखें वीडियो को, बहुत काम की जानकारी मैं देते रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दिस लेक्चर इज ब्रॉट टू यू बाय मी, माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। धन्यवाद।